जय माता दी साथियों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज पहले दिन पे हम देखेंगे एक नंबर जहाँ पे आपका पक्का हो रहा है। एक नंबर कैसे पक्का होगा? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दिलाने जाते हैं वहाँ पे आता क्या है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, 3D पिक्चरों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो ये सब कुछ आप जान पाएंगे। आप क्लास को एंड तक देखिए और निसंदेह एक नंबर आज आपका पक्का हो रहा है। आपको इस क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। निसंदेह यहाँ से आने वाले कोई भी MCQ छूटेंगे नहीं। MCQ भी होंगे, फैक्ट भी होंगे। आपको एक एक करके बताते चलना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सब कुछ है खास। आइए शुरू करते हैं कि ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान से दोस्तों इस सेक्शन से विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं यार इसको कहीं पढ़े होते तो अच्छा होता। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हाँ, PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिलेगा। जाइए टेलीग्राम में लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और वहाँ से पा जाएंगे आप इसका PDF। ये सेम PDF जो आप यहाँ इस क्लास में चल रहा है ये आपको मिलेगा। ठीक है भाई साहब। और माँ सरस्वती की वंदना वंदनीय है। और आज सरस्वती जी जो है, अगर इनकी आप पूजा करेंगे, पुस्तकों से प्रेम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो आइए सरस्वती जी का नाम लेते हैं। माँ सरस्वती जी का कहना क्या है? या कुंदेन्दु तुषारिहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सामं पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहम्। आइए बताइए, आज का पहला प्रश्न है 3D चित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? मीट्रियोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं या होलोग्राफी कहते हैं? भाई साहब 3D चित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। हमेशा मूवी देखते आ रहे हैं तो उस मूवी से आपने क्या सीखा, क्या उत्तर होगा इसका बताएं भाई साहब। तो इसका जो उत्तर होगा भाई साहब, होलोग्राफी जो होती है, इसी होलोग्राफी में जो है 3D चित्रों का अध्ययन किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। हम आपको बताएंगे मीट्रोलॉजी भी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है और ओडेंटोलॉजी भी क्या होता है। सब कुछ जानेंगे आप इसी क्लास में। देखिए दोस्तों, होलोग्राफी के अंतर्गत हम लोग 3D चित्रों का अध्ययन करते हैं और होरोलॉजी में क्या है, समय का मापन किया जाता है। ठीक है, ये कई बार ये एकदम कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोनों। एक होलोग्राफी देगा और उसमें बताएगा कि समय का मापन, ये मिलान करने वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। एकदम कंफ्यूजिंग वाले हैं होरोलॉजी और होलोग्राफी। ठीक है, एकदम नज़दीक है, इसलिए आपको याद रखना है। होलोग्राफी में 3D चित्रों का अध्ययन किया जाता है और होरोलॉजी में समय का मापन किया जाता है। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एरोनॉटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्या है? तो ये आपको बताना है भाई साहब कि जो मिसमैटिक्स हैं, जो आपकी मिस हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या लाइक करती हैं? तो सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं सिक्कों को। ठीक है भाई साहब, आपकी मैडम, आपकी जो मिस हैं वो सबसे ज़्यादा लाइक करेंगी सिक्कों को। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई साहब जो इस प्रभावों का अध्ययन है इसको एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। आप जाते हैं और जो है पंडित जी से पूछते हैं तो ये वही चीज़ है कि विभिन्न ग्रहों का जो अध्ययन है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही है आपका एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एरोनॉटिक्स क्या है, आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है इसमें मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो एस्ट्रोलॉजी होता है विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों, एरोनॉटिक्स क्या होता है? वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है एरोनॉटिक्स। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एयर है। ठीक है, ये एयर है और जब एयर से क्या जुड़ेगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म जुड़ेगा, हार्डवेयर जुड़ेंगे तो वो टिक्स हो जाएगा। और वो क्या टिक करेगा आपके दिमाग में कि वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का जो अध्ययन है उसी को कहते हैं एरोनॉटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों एंटमोलॉजी क्या है? ये जो कीटों का अध्ययन है, कई बार एकदम स्टार लगा के रखिए भाई साहब, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे एंटमोलॉजी कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या है दोस्तों? बागवानी का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और मीट्रियोलॉजी क्या है? मौसम का अध्ययन जो है। अभी देखिए कि अभी जो नवरात्रि के समय मौसम कितना खराब है, ठीक है, बारिश पूरे देश में हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है। तो आप दोस्तों मीट्रियोलॉजी को भी ध्यान रखेंगे। मौसम का अध्ययन मीट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बागवानी का अध्ययन हार्टिकल्चर में होता है। और कीटों का जो अध्ययन करते हैं हम उसे एंटमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप देखो आंट माने क्या होती है? चींटी, आप जानते हैं ना। तो वो चींटी तो आपको याद ही होगी भाई, ये यहाँ हम चीनी लिख दिए थे, ये चींटी है। अब ये चींटी क्या है? एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन क्या है। अब चींटी क्या है? छोटी सी है। तो इससे आपको तो थोड़ा सा दिमाग में जो है बैठाने की कोशिश करना है, लिंक करिए कि एंटमोलॉजी को कीटों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। कीटों का अध्ययन विज्ञान की एंटोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। दोस्तों बागवानी का अध्ययन किस में करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर तो आप ही जान रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर जब आप जान रहे हैं तो एग्रीकल्चर मतलब किसी, तो हॉर्टिकल्चर से आप बिल्कुल ले लीजिए बागवानी। मीट्रियोलॉजी मौसम का अध्ययन, ठीक है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। चलो उसको मैं गा के सुनाता हूँ। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो भाई मौसम कब बदलेगा? जब मीट्रियोलॉजी आप करेंगे तब। इंजॉय करिए, बहुत हेडेक नहीं लेना, याद होगा आपको, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको याद हो रहा है, ठीक है। एक बार और इसका रिवीजन करिएगा, आपको परफेक्ट आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। आगे बढ़े भाई साहब। ओडेंटोलॉजी क्या है? इसमें दांतों का अध्ययन होता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। और ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। इसे भी हमें थोड़ा सा याद रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों सीस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंप का अध्ययन। अब सीस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? आप तो जानते हैं भूकंप को नापा जाता है, तो ये है सीस्मोग्राफ। इसी में हम जो है भूकंप का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी क्या होता है? इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग, माइकल फैराडे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जेम्स वाट। तो भाई भाप वाले इंजन को तो आप जानते हैं कि कौन है? तो भाप वाले इंजन के आविष्कारक ये हैं। और जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इसे आपको याद रखना है। आपके दिमाग में होगा माइकल फैराडे और रदरफोर्ड यहाँ पे हैं, तो क्या कर रहे हैं भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ये लल्लन टॉप फैक्ट है विज्ञान के साथ साथ में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये माइकल फैराडे ने जो है इसका आविष्कार किया था, और ये पूछा भी गया है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है माइकल फैराडे। और अल्फा कणों की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इसे भी आपको याद रखना है। तो आपके 3 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुए। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। और अल्फा कणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों सिरेमिक्स क्या होता है? सिरेमिक्स ये होता है कि जो हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं दोस्तों, ये जो है सिरेमिक्स या मृत्तिका शिल्प से कहते हैं, ये सिरेमिक्स है। और कीमोथेरेपी आप देखिए कि युवराज जी, हमारे युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, उनकी कीमोथेरेपी हुई थी। और कीमोथेरेपी इज ए कैंसर ट्रीटमेंट वेयर मेडिसिन इज यूज टू किल कैंसर सेल्स। तो दोस्तों कीमोथेरेपी में ये जो रासायनिक यौगिकों द्वारा कैंसर की जो उसके सेल्स हैं, इससे इनका जो है उपचार किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। कीमोथेरेपी मतलब सीधे कीमो से कैंसर को लिंक कर दीजिए। कीमो से कैंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ भी का वहाँ भी का, तो कीमो से कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी काहे में किस लिए होगी? तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी होती है। दोस्तों बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था बल्ब का आविष्कार। और टंगस्टन का बना होता है इसका फिलामेंट। इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों सीस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप सूचक यंत्र है, ठीक है। और ये सीस्मोग्राफ क्या करता है भैया? तो यह तरंगों को रिकॉर्ड कर लेता है, इसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। और थियोडोलाइट क्या होता है? ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए, ठीक भाई साहब। ये तल है और ये देख रहे हैं आप, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो इसी में से ये जो कोणीय दूरी को नापने के लिए जो क्या यूज किया जाता है? थियोडोलाइट इसे कहते हैं। इसे थोड़ा सा याद रखना है आपको। समय का मापन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ओडेंटोलॉजी। अब ओडेंटो में तो आप समझ रहे हैं कि इसको डोंटोलॉजी कहो, खाली ओ हटा के आप डोंटोलॉजी कहो। और डेंटिस्ट के यहाँ तो आप जाते ही हैं, तो जब ओडेंटो आएगा तो दांत तो अपने आप ही आ जाएगा कि भाई दांतों का अध्ययन है ये जो है ओडेंटोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी, एपिग्राफी और होरोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट करिए और बताइए क्या है। इसे कहते हैं भाई साहब होरोलॉजी। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए बताते हैं क्या है एपिग्राफी और ओडेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ओडेंटोलॉजी हम आपको बता चुके हैं।
दोस्तों क्रायोजेनिक्स क्या होता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का और परिघटनाओं का जो अध्ययन होता है। निम्न ताप कई बार आया है, ठीक है भाई साहब। क्रायो जो है इसका मतलब ही निम्न ताप होता है। तो क्रायोजेनिक्स क्या है? ये निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और परिघटनाओं का अध्ययन क्या होता है? ये क्रायोजेनिक्स कहलाता है। एक्स बायोलॉजी क्या होता है? एक्स बायोलॉजी दोस्तों पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्स बायोलॉजी कहलाता है। और एस्थेटिक्स क्या होता है? तो जो ब्यूटी है आपकी, वो ब्यूटीफुल और ज़्यादा उनको बनाने के लिए सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन जो है वो एस्थेटिक्स कहलाता है। इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। तो शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है, शिलालेखों वाला और इसका वाला। जब जो आपकी मिस हैं वो सिक्कों को बहुत मिस करती हैं और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। और शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। ये बिल्कुल नज़दीक है, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिलालेख को आप एपिग्राफी कहेंगे और न्यूमिस्मेटिक्स ये जो है सिक्कों का अध्ययन कहेंगे, जिसमें जो है जो चाहे 10 वाला सिक्का ले लीजिए और चाहे 20 वाला ले लीजिए, लेकिन 20 वाले सिक्के से आपकी मिस मानेंगे नहीं। तो न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन होता है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने याद कैसे किया है, लेकिन अगर इसका आंसर आपने टिक कर दिया तो आपको तो एक नंबर मिल जाएगा और हो सकता है यही एक नंबर आपको सिलेक्शन दिला दे, ठीक है। तो बिल्कुल ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसको नोट करते हुए चलिए। देखिए ईथोलॉजी क्या है दोस्तों? ईथोलॉजी क्या है? जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन। जो हमारे जंतु हैं, जीव जंतु, उनके जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन ईथोलॉजी कहलाता है। एपिग्राफी दोस्तों क्या है? ये शिलालेख संबंधी अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। जेनेटिक्स जीवों की वंश परंपरा या अनुवांशिकी का जो अध्ययन होता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों टाइपराइटर ये कई बार पूछे गए हैं भाई साहब। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्ज ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है और माइक्रोफोन का आविष्कार भी ग्राहम बेल जी ने ही किया है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एकदम एग्जामिनर के एकदम टॉप क्वेश्चन, एकदम स्टार लगा के रखिए, कई बार एग्जाम परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। ये हाइड्रोपैथी, फाइकोलॉजी, होलोग्राफी या पोमोलॉजी। तो होलोग्राफी तो आप जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें 3D जो चित्र हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाएगा, ठीक है भाई साहब। आइए हम बताते हैं हाइड्रोपैथी और पोमोलॉजी क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों हाइड्रोपैथी से क्या होती है कि जल से रोगों का जो चिकित्सा की जाती है उसे हाइड्रोपैथी कहते हैं। और फाइकोलॉजी में आप जानते हैं कि शैवालों का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी, तो ये पोमो से आपको सीधे दिख रहा है, पोमोग्रेनेट सुन ही रहे हैं ना, तो उसी से बिल्कुल अटैच कर लीजिए, ये पोमोग्रेनेट ही है, ठीक है। पोमोग्रेनेट से ही फलों का अध्ययन होने वाला है, ठीक है। तो ये आप उसको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन, ये आप इसको दिमाग में रखिए। दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स ये लीजिए, आपका एकदम स्पेशल क्वेश्चन आ गया। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। माइकोलॉजी क्या कहलाती है? कवकों का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? ऊतकों का अध्ययन करते हैं। इसे भी दिमाग में बैठा के रखना है दोस्तों। एग्जामिनर का प्यारा क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार हमारे अभी लेटेस्ट किस भारतीयों को मिला था? तो आप जानते हैं कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये जो है लेटेस्ट है ये, और डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और टेलीविजन का आविष्कार G.L. बेयर्ड ने किया था। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नहीं, न्यूटन के सिर पर जो सेब गिरा था भाई साहब, वही सेब के कारण है वो जो एप्पल उनके मुंडी पे गिरा, और उनके मुंडी पे गिरने से क्या हो गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम उनको पता चल गया। अगर ये सेब नहीं गिरा होता तो अच्छा ही था कि एक क्वेश्चन कम पढ़ना पड़ता। दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प और धूल के कण के कारण प्रकाश के अपने अवयवी रंग में बिखरने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, मेंडल का नियम कहते हैं, या पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये आप बताइए क्या कहते हैं? तो भाई साहब जो प्रकाश का प्रकीर्णन है यही है आपका, ये क्या है? तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प और धूल के कण के कारण प्रकाश के अपने अवयवी रंग में बिखरने घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ें।
दोस्तों ये आप प्रकाश का प्रकीर्णन देख ही रहे हैं कि यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। और जैसे लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों ये सबसे कम होता है, इसी कारण से जो खतरे के सिग्नल हैं वो किस में बनाए जाते हैं, तो रेड कलर में बनाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें, जो खतरे के सिग्नल बनेंगे वो रेड कलर में बनेंगे। भाई यहाँ पे जो है छूना मना है या इसके पास से गुजरना मना है, तो ये आपका रेड सिग्नल में रहता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दिखता सबसे ज़्यादा है और पहले दिख जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, ये जे थॉमसन, आप जानते हैं ईंटा पर नाचे। न्यूट्रॉन की चैडविक और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन को भी थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, कवकों से, शैवालों से, फफूंदों से, या इनमें से कोई नहीं भाई साहब। तो ये जो कवक होते हैं इनसे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, ये माइकोलॉजी है दोस्तों। और कवक से क्या होता है, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शैवाल होते हैं दोस्तों इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये अगर जिलेडियम जो है, ये अगर जो है जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। और ये जो कोलेरा है, ये अंतरिक्ष यात्री जो हमारे सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में गई थी, तो उन लोग यही कोलेरा का यूज करते थे, इसे आपको याद रखना है। और जो वेलेंटीना तेरेस्कोवा गई थी उनको भी आपको याद रखना है, जो है अमेरिका और रसिया के जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी। दोस्तों विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जी एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एपिग्राफी। अब एस्ट्रोलॉजी आपने देखा, नक्षत्रों का अध्ययन जो आप करते हैं वो आपका एस्ट्रोलॉजी है। अब ये सीधे सीधे है कि शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिए। आइए बताते हैं कि विज्ञान की किस शाखा में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, विज्ञान की ये इस क्वेश्चन का उत्तर आपका एनाटॉमी है, बिल्कुल सही है। और विज्ञान की किस शाखा में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका जो है कॉस्मोलॉजी, इसे आप याद रखिएगा। कॉस्मोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। और एस्ट्रोलॉजी आप जान रहे हैं कि नक्षत्रों का मानव जीवन पर जो नक्षत्रों का या ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उसी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं क्या है। शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिग्राफी। हॉर्टिकल्चर क्या है, आप हमें कमेंट करिए, अभी हमने आपको बताया था। एनाटॉमी भी अभी तुरंत आप देख चुके हैं। ठीक है, नक्षत्रों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, तो नक्षत्रों के प्रभाव के अध्ययन को ही एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो जो हमारा ओंक्रोलॉजी है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो है कैंसर का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स आपने देखा ही, एपिग्राफी भी आपने देखा और कॉस्मोलॉजी भी आपने देखा। दोस्तों न्यून तापमान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो भैया ये यही क्रायो है। ठीक है, इसी क्रायो को कहते हैं क्रायोजेनिक्स। और क्रायो का मतलब होता है न्यून तापमान, और क्रायोजेनिक्स जो है क्या हो जाएगा, ये इस विज्ञान की एक शाखा है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, मेहनत रंग लाएगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। कि और कहा भी गया है कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको इतिहास बदलना है। आपसे मिलते हैं इसके बाद। हम आप बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लासेज आ रही हैं, उनको आप देखिए। हिंदी की क्लासेज आ रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इन्हें देखिए और अपने एग्जाम में जो है सफल होइए। और ये नवरात्रि में माँ दुर्गा आप सभी को सफल करें। जय हिंद, जय भारत।